तो हिंसा मुर्शिदाबाद में हुई, लेकिन ऐसा लग रहा है, आशंका है कि बांग्लादेश ने पूरी तरह से हिंसक प्रयोग किया है मुर्शिदाबाद में, पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल हिंसा से जुड़ी बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको देने जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा पर सबसे बड़ा खुलासा आपके सामने होगा। हिंसा भड़काने में आतंकी जशीमुद्दीन के वीडियो का इस्तेमाल हुआ। बांग्लादेशी आतंकी जशीमुद्दीन भारत के टुकड़े करने की धमकी दे रहा है। वीडियो में ममता से भारत से अलग होने की अपील कर रहा है। इसी वीडियो में खालिस्तान, पाकिस्तान और चीन से यह अपील की जा रही है और इसी का ही इस्तेमाल हुआ। मुर्शिदाबाद में हिंसा फैलाने के लिए इसी वीडियो का इस्तेमाल किया गया। इस वीडियो में यह आतंकी खालिस्तान, पाकिस्तान, चीन से अपील करता हुआ दिख रहा है। लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहा है और यही वीडियो सोशल मीडिया पर फ्लोट हुआ और उसके बाद हिंसा और ज्यादा भड़क गई। तो एक वीडियो सामने आया है सितंबर 2024 का और इसी वीडियो में ये आतंकी जशीमुद्दीन दिखाई दे रहा है। एक अस्पताल में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी आतंकी के जरिए जहर उगला गया है। हिंसा भड़काने के लिए इस आतंकी ने अपील की है और पाकिस्तान, चीन से भी अपील की गई। ये साजिश आखिर है क्या और क्या ये प्रयोग किया गया? क्योंकि बांग्लादेशी आतंकी जशीमुद्दीन रहमानी का वीडियो हमने आपको दिखाया। आपको नहीं सुना सकते ये पूरा वीडियो क्योंकि उसमें कही गई बातें बहुत आपत्तिजनक है, लेकिन आपको आतंकी जशीमुद्दीन रहमानी के बारे में 10 बड़ी बातें जो इस वक्त सामने आई है वो इंफॉर्मेशन वॉल पर रख रहे हैं, क्योंकि आतंकवादी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम एबीटी का ये प्रमुख है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हसीना सरकार ने 2015 में प्रतिबंध किया था। इसमें तीसरी महत्वपूर्ण बात उसकी उस आतंकवादी गतिविधियों को लेकर सामने आई है जिसमें यह बड़ा दोषी पाया गया है। जबकि चौथी और महत्वपूर्ण बात यह है कि 2013 में ही एक ब्लॉगर की हत्या में इसकी गिरफ्तारी हुई थी और कई ब्लॉगर्स और पत्रकारों की हत्या का यह दोषी भी है। इसके अलावा आपको बता दें कि काशीपुर जेल में कैद था ये। यूनुस सरकार आने पर अगस्त 2024 में इसकी रिहाई होती है। 2022 में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से हाथ भी इसके जरिए मिलाया जाता है। भारत में आतंकियों की घुसपैठ इसके जरिए ही कराई जाती है और इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों में खास करके जो आतंकी हमले हैं वो इसी के जरिए अंजाम दिए जाते हैं, इसी के संगठन के जरिए अंजाम दिए जाते हैं। हालांकि आतंकी के बयान में फिलहाल जिस तरीके से ये बड़ी बात सामने आई है, बड़े खुलासे हुए हैं। आतंकी जशीमुद्दीन ने अपने बयान में किसके लिए क्या कहा है ये इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि यहां ममता बनर्जी से अपील की गई है पश्चिम बंगाल को मोदी के हाथ से चुराएं और पश्चिम बंगाल की आजादी की जिस तरीके से घोषणा की गई है बड़े खुलासे हुए हैं। आपको बता दें खालिस्तानी से की गई अपील के बारे में, आपका ये समय अचूक है, आजादी के लिए आवाज उठाइए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से की गई अपील जिसमें कश्मीर को आजादी के लिए मदद कीजिए, यह बात कही गई। कश्मीर की आजादी के लिए काम करिए। ये बड़े खुलासे इसको लेकर जिस तरीके से हुए हैं, हमारे सहयोगी लगातार रविशंकर दत्ता पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पर नजर बनाए हुए हैं और अब सबसे बड़ा सवाल, ये जो प्रयोग हो रहा था रविशंकर, इसके कई बड़े खुलासे हो चुके हैं और ये वीडियो उसका सबसे बड़ा सबूत। देखिए, जैसे कि आपने कहा कि ये वीडियो पुराना है, 2024 15 सितंबर ये वीडियो सामने आया था, लेकिन बात वो नहीं है। बात ये है कि मुर्शिदाबाद में जो घटना घटी है उसके पीछे जो लोगों को उकसाया गया था, उनको मोटिवेट करने के लिए जो वीडियो सर्कुलेट किया गया था, उनमें से ये एक वीडियो है। तो सुराग के माध्यम से हम लोगों को ये पता चला है, अंदर जो धुलियान में जो लोग रह रहे हैं उनमें से कुछ लोग हैं जो कि ये पूरा चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। हम उनका नाम, उसका जाति, उनका कौम, ये सब आलोचना नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये कहना ज़रूर चाहते हैं कि वो लोग डरे हुए हैं और वो लोग भी भले लोग हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा वीडियो अगर सर्कुलेट किया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि अंदर कैसे खून खौलता है। तो ये जशीमुद्दीन जो है ये अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का हेड कहा जाता है और अल-कायदा का एक एफिलिएटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि जो बांग्लादेश में अब सबसे ज़्यादा एक्टिव है। जशीमुद्दीन रहमानी ये शेख हसीना के समय से जेल में था, लेकिन जैसे ही यूनुस का सरकार आया इनको छोड़ दिया गया और वीडियो आप देख सकते हैं, साफ साफ जाहिर होता है कि हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, क्योंकि जेल से निकलने के बाद वो हॉस्पिटल में थे, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। वहाँ से बैठ के उन्होंने ऐसा बात कहा भारत के खिलाफ
जो जिनसे साफ हो जा रहा है कि कैसे ये लोग एक सोच विचार रखते हैं भारत के खिलाफ। सिर्फ यही नहीं, ग्रेट बंगाल रेजिम बोल के इन लोगों का अपना एक मैप है जहाँ पे जो ये 7 सिस्टर्स की बात कर रहे हैं, ये चिटागोंग की बात कर रहे हैं, ये त्रिपुरा की बात कर रहे हैं, उनमें म्यांमार का भी अंश है। उड़ीसा से लेके म्यांमार तक जो ग्रेट बंगाल रेजिम का एक सोच ये लोग लेके चल रहा है। अंसारुल्लाह बांग्ला टीम जो कि मुगल के समय में जो मैप दिखाया जाता था वही मैप को वापस लाने की ये कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, सिर्फ ये सोच नहीं है, इन लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ये ढाका को कैपिटल मानते हैं उनका। और उससे भी बड़ी बात है, इन लोगों का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हम कैमरा में नहीं दिखा सकते। उसका कारण ये है, ये एंटी नेशनल हो जाएगी, लेकिन इनका कॉन्स्टिट्यूशन है, इनका पार्लियामेंट है, इनका मीटिंग होती है। जैसे भी हो, एक सोच को सोच ना रख के लोगों ने इसको खड़ा और कर भी रखा है बड़ा और कर भारत देना। के खिलाफ और एक एक उसको करके साजिश रची जा रही है। रवि, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, आएंगे आपके पास। और आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर TV9 भारतवर्ष पर एक और बड़ा खुलासा आपके सामने कि सुरक्षा एजेंसियों की जांच रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि बांग्लादेश की जेलों से भागे आतंकियों ने ये अटैक किया। ज्वेल, आपको बता दें, इनामुल मिजान रिपन नाम के आतंकियों ने हिंसा की थी। कई हमलावरों ने बुर्का पहनकर मुर्शिदाबाद में हिंसा को अंजाम दिया। यानी ये जो भीड़ रही मुर्शिदाबाद में, इस भीड़ की आड़ में ये आतंकी मौजूद थे, इन्हीं लोगों का संगठन मौजूद था। और सुरक्षा एजेंसीज की इसी जांच रिपोर्ट से मुर्शिदाबाद हिंसा पर एक और सबसे बड़ा खुलासा। आपको बता दें, हमलावरों को गैस सिलेंडर से आग लगाने के निर्देश दिए गए, धारदार हथियार से, चाकू से हमला करने को कहा गया। मुर्शिदाबाद हिंसा के कई आरोपी अभी भी बंगाल में छिपे हैं और सीमा पार भागने की कोशिश कर रहे बांग्लादेशी आतंकियों को लेकर भी ये बड़ा खुलासा हुआ है। कई हिंसा के आरोपी सीमा पार करके बांग्लादेश पहुंचे हैं। तो दो बड़ी खबरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये बड़े खुलासे हैं। आतंकी ज्वेल, इनामुल मिजान रिपन ने हिंसा को अंजाम दिया मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का, लेकिन हिंसा की जो साजिश रची गई वो बांग्लादेश से रखी गई। और आपको बता दें, हिंसा के कई आरोपी अभी भी बंगाल में छिपे हुए हैं। इसी आतंकवादी के जरिए इस वीडियो के जरिए भड़काने की कोशिश की गई और सीमा पार कर भगाने की भी कोशिश की जा रही है आतंकियों की ओर से। रवि, ये एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन है जांच एजेंसियों की ओर से कि ये पूरी कार्रवाई हो रही है। इसमें पता लग पाया है कि जो भीड़ बेकाबू हुई मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर, हिंसा को अंजाम दिया, इसमें आतंकियों का हाथ था जो बांग्लादेश से है, इनसे ताल्लुक है। अब जो जांच एजेंसियां हैं वो इन्हें पकड़ने के लिए, ताकि ये भाग ना पाए देश से, इन्हें पकड़ने के लिए क्या कुछ कर रही हैं? जांच एजेंसियों की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची? देखिए, सबसे पहले बात तो यह है, पश्चिम बंगाल सरकार ने नए सदस्य का 9 लोगों का एक टीम तैयार किया है, जो कि आईबी के नेतृत्व में, पश्चिम बंगाल की जो आईबी है उनका नेतृत्व में ये टीम चलेगी। उसमें 4 आईपीएस है, उसमें ट्रैफिक के लोग हैं, उसमें सीआईडी के लोग हैं, 4 सीआईडी है, आईबी है, आईपीएस, उसमें वेस्ट बंगाल पुलिस सर्विस के एसपी रैंक के 4 ऑफिसर्स हैं। सब मिला के 9 लोगों का एक टीम है। पुलिस जो करने की अब कोशिश कर रहे हैं, इनके साथ नेशनल एजेंसीज तो जांच कर ही रहे हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो ये कोशिश कर रहे हैं कि छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनको ज्वाइन करके एक तस्वीर बनाना, जिससे आप कंप्लीट 1 से 1 2 कर सके। अब मामला क्या है? मामला यह है कि ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे इंफॉर्मेशन वीडियोस आ रहे हैं जो कि ये लोग इकट्ठा करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि कड़ियों को जोड़कर जिस तरीके से पूरे मामले की जांच का दायरा बढ़ रहा है, उसके तहत क्या आगे खबर आती है, क्या खुलासा होता है, इस पर नजर बनाए रखे रविशंकर दत्ता। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका। की कातिल मुस्कान। आपको बता दें, हरियाणा के भिवानी में यूपी के मेरठ जैसा खौफनाक हत्याकांड अब सामने आया है। यही अगली बड़ी खबर आपको बता दें। एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। दोनों ने शव को रात के अंधेरे में शहर से दूर नाले में फेंक दिया, लेकिन सीसीटीवी तस्वीरों ने हत्या का सारा राज उजागर कर दिया और पुलिस ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की। आपको बता दें, मृतक प्रवीण और रवीना के एक 5 साल का बेटा भी है। हालांकि भिवानी हत्याकांड के बारे में अब थाना प्रभारी की तरफ से फिलहाल क्या कहा जा रहा है, सुनिए। ये आपस में यूट्यूब पे जो पारिवारिक हरियाणवी नाटक है उस पर काम करते थे और उसी दौरान इन दोनों की जान पहचान हुई थी और तभी से इनका तालमेल है। जो मृतक है उसकी पत्नी और उसका एक साथी है सुरेश, उसके उनके द्वारा किया गया था और 25
26 की रात को इनका आपस में पति पत्नी का झगड़ा हुआ था, जो उसने अपने साथी सुरेश जो भिवानी में ही रहता था उसको टेलीफोन करके बुला लिया और उसके आने के बाद ही इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तो इस केस में पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई हो रही है आपने सुना, लेकिन भिवानी में मेरठ जैसा हत्याकांड अंजाम दिया गया। पूरी खबर क्या है आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। रवीना दरअसल अपने प्रेमी सुरेश के साथ वीडियो बनाती थी। रवीना की इसी हरकत से उसका पति प्रवीण नाराज था। 25 से 26 मार्च की रात रवीना ने सुरेश को घर बुलाया। रवीना ने पति के सिर पर डंडा मारकर घायल किया। प्रेमी सुरेश के साथ मिलकर पति प्रवीण की हत्या कर डाली। ये पूरा हत्याकांड सामने आया है, लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस के जरिए क्या बताया जा रहा है, मोटिव क्या रहा इस हत्याकांड का, अभिजीत और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत, पुलिस क्या बता रही है, किस मकसद से या किस मंशा के तहत इस हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाया गया? देखिए, शुरुआत में मामला पारिवारिक अनबन का था, लेकिन पुलिस इस थ्योरी से भी इनकार नहीं कर रही है कि रवीना ने प्रवीण के हत्या की साजिश पहले ही रच ली थी। दोनों के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे और यही वजह है कि वो घर से ज़्यादातर बाहर ही रहती थी। 25 मार्च को वह घर पे मौजूद थी और क्यों मौजूद थी, परिवार ने बड़े खुलासे किए। परिवार के सदस्यों का कहना है कि रवीना ने इस बात की जानकारी पहले से ले ली थी कि घर में 25 मार्च के दिन कोई सदस्य मौजूद नहीं रहने वाला है। ससुर काम से बाहर गए हुए हैं, देवर पंचकुला में है और एकमात्र सदस्य जो घर में मौजूद थी वो थी रवीना के देवर की पत्नी, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर रहती है। और रवीना और प्रवीण मकान के फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे और उसी दिन हत्या के दिन को जो है वो डिसाइड किया गया और उसके बाद देर रात सुरेश को पहले कॉल करके बुलाया और उसके बाद दोनों ने मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दिया। इस तरह की सनसनीखेज जानकारी जो है वो अब सामने आ रही है। तो पुलिस इस थ्योरी से इनकार नहीं कर रही कि हत्या की साजिश जो है वो पहले ही रची जा चुकी थी और अब फिलहाल जो है वो पुलिस रवीना के फोन से उसके चैट्स को खंगाल रही कि किन किन लोगों से वो संपर्क में थी, बातचीत होती थी, क्या और भी लोग हैं जो कि इस साजिश में शामिल थे या फिर केवल रवीना और सुरेश ने मिलकर ये साजिश रची और हत्या को अंजाम दिया। तो पुलिस इन तमाम मामले की जांच करे, लेकिन हमारे साथ रवीना के परिवार के तमाम सदस्य हैं। अभी उनके पिताजी से भी हम बातचीत कर रहे थे। उनका कहना है कि इस मामले में कई गलत जानकारियां भी सामने आई हैं, लेकिन क्यों ऐसा कह रहा है परिवार की ये हत्या जो है वो सुनियोजित है, पहले से इसकी साजिश रच ली गई थी। हमारे साथ प्रवीण के भाई लगते हैं वो हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये साजिश जो है वो पहले से रच ली गई थी और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? ऐसा हमें इसीलिए लग रहा है क्योंकि आपको बता दूं कि प्रवीण भाई और रवीना भाभी की 10 साल पहले शादी हुई थी। शादी होने के बाद उन्होंने यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिससे भैया प्रवीण को इस चीज़ का एतराज़ था कि आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं या इंस्टाग्राम पे बना रहे हैं, घर पे बना रहे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। भाई घर पे बना रहे हैं, भाई वो गाड़ी पे रहते थे बाहर, तो भी दिन में मनोरंजन या टाइम पास के लिए बना लो, उसके लिए कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जब से उन्होंने 1.5 साल से बाहर जाके जैसे हरियाणवी नाटक आते इनमें रोल करना शुरू किया है, उससे प्रवीण भैया को एतराज़ था। और जो भी मतलब बाहर जाके नाटक में जो बताया जा रहा है सुरेश, वहाँ पे उनका संपर्क हुआ था, वो संपर्क ज़्यादा गहरा होता चला गया और फिर ये अनबन रहती थी भैया प्रवीण की और उनकी। बिल्कुल अभिजीत, प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारा गया और लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। भिवानी में भी कुछ ऐसा मामला सामने आया जिसकी डिटेल आप जानकारी दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिजीत जानकारी देने के लिए। मृतक प्रवीण के पिता ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में फिलहाल क्या कहा है, सुनिए। घटना के बारे में आपको भी जानकारी मिली? नहीं, हमने बाद में पता लगा। ईशान मेरी दुकान में सुबह 7 बजे चला जाऊँ, रात 9 बजे आऊँ। प्रवीण क्या काम करते थे? पहले गाड़ी गुड्डी चलाता था। धनी बीना का रोड़ा था जी, हम बीच में इसमें आपस में कुछ भी होती जो घर के सहमत नहीं तो हम क्यों क्या कर सका। ठीक है। और एक और सबसे बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक पर किसकी साजिश। ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि लखनऊ में ट्रेन पलटाने की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है और गरीब रथ ट्रेन पलटाने की ये साजिश थी। आपको बता दें, रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का टुकड़ा रखा गया था, आम की टहनियां और गमछा रखा हुआ मिला है और इसी आधार पर मामले की जांच का दायरा भी अब बढ़ता जा रहा है। और बड़ा सवाल है, रेलवे ट्रैक पर यह किसकी साजिश, क्योंकि अब लखनऊ में ट्रेन पलटाने की क्या ये बड़ी साजिश थी जिसे नाकाम कर दिया गया। आपको बता दें, गरीब रथ ट्रेन पलटाने की साजिश को लेकर यह खबर है। और जिस ट्रैक से गरीब रथ ट्रेन गुजरने वाली थी, उसी ट्रैक पर साजिश का पूरा
सामान मिला है। ये जो लकड़ी का टुकड़ा मिला, दिलावर नगर रहीमाबाद के बीच रेल ट्रैक पर लकड़ी ये रखी मिली। 2.5 फीट लंबा 6 इंच मोटा लकड़ी का ये टुकड़ा मिला। रेलवे ट्रैक पर गमछे से ढकी थी आम की ये टहनियां। रात करीब 2:43 पर गुजरने वाली थी गरीब रथ ट्रेन। सहरसा आनंद विहार गरीब रथ गुजरने वाली थी। दूसरे ट्रैक से गुजरी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस ट्रेन और ड्राइवर ने ट्रैक पर रखे लकड़ी के टुकड़े को देख लिया है। रहीमाबाद स्टेशन मास्टर को घटना की सूचना दी गई। गरीब रथ को मलिहाबाद स्टेशन पर रोका गया। रेल कर्मियों की सतर्कता से ये बड़ी अनहोनी टल गई है। हालांकि पूरा मामला क्या है आपने जान लिया, लेकिन इससे पहले भी यूपी में ही ट्रेन को कई बार ट्रैक से उतारने की जिस तरीके से साजिश को लेकर खबरें आई हैं, आपको बता दें 24 अक्टूबर 2024 जब मलिहाबाद काकोरी स्टेशन के बीच साजिश को लेकर बड़ा खुलासा हुआ था। ट्रैक पर लकड़ी का टुकड़ा और पत्थर मिले थे, यहां तक कि ट्रेन के इंजन को भी नुकसान पहुंचा दिया गया था। यहाँ 8 अक्टूबर 2024 की तारीख भी आपको याद दिला दें। रायबरेली में रेलवे ट्रैक पर रखे थे सीमेंटेड स्लीपर से टकराई थी मालगाड़ी। फिर 6 अक्टूबर 2024 की भी तारीख आपको याद दिला दें। रायबरेली में रेलवे क्रॉसिंग पर डंपर चालक ने मिट्टी डाल दी थी। उसके बाद ड्राइवर ने समय रहते ट्रेन रोककर यह हादसा टाल दिया। हालांकि 28 सितंबर 2024 जब बलिया में लखनऊ छपरा एक्सप्रेस के ट्रैक पर पत्थर मिला और लोको पायलट ने ही इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को उस वक्त रोका भी था। 1 महीने पहले हरदोई में भी साजिश को लेकर जिस तरीके से बड़ा खुलासा हुआ था, हरदोई में करीब 1 महीने पहले दून एक्सप्रेस को डीरेल करने की कोशिश की गई। रेलवे ट्रैक पर लोहे के नट बोल्ट और पत्थर रखे गए थे। ट्रेन का इंजन पटरी के ऊपर से जैसे ही गुजरा, लोको पायलट को अनहोनी की आशंका हो गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से इस बड़ी साजिश को लेकर खबर आई है, हमारे सहयोगी विपिन चौबे इस खबर पर नजर बनाए हुए और साजिश को देखते हुए फिलहाल क्या क्या सबूत सामने और किस आधार पर मामले की जांच का दायरा विपिन बढ़ रहा है। देखिए, एक बहुत बड़ी साजिश थी जो लखनऊ के रहीमाबाद स्टेशन के पास किया गया था और समय रहते इस साजिश को बेनकाब कर दिया गया और चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। गरीब रथ और काशी विश्वनाथ 2 ट्रेनें उस रूट से गुजरनी थी और इन दोनों को पलटाने की एक बहुत बड़ी साजिश थी और इससे पहले इसी तरह की साजिश 24 अक्टूबर 2024 को भी की गई थी। लेकिन कल रात का जो हादसा है और कल रात का जो घटना है, उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां बहुत ज्यादा सतर्क हो गई है, क्योंकि न सिर्फ जो ट्रेन का रूट है उस पर लकड़ी का बोटा रखा गया, बल्कि उस बोटे को आम के पत्तों से और गमछे से कवर किया गया। और खास बात यह है कि उस गमछे पर राम राम लिखा गया था। तो मोटिव इंटेंशन क्या है, उसको जानने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां मौके पर हैं, FIR दर्ज कर ली गई है और एहतियात बरते जा रहे हैं और ये जानने समझने की कोशिश की जा रही है कि बार बार आखिरकार ट्रैक पर लकड़ियों को रखकर ट्रेन को पलटाने की साजिश कौन कर रहा है, और उसको लेकर फिलहाल जांच तेज कर दी गई है। मामले की जांच पर नजर बनाए रखें विपिन, आगे आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया। और अब वो खबर जो सीधे आपसे जुड़ी है। आने वाले वक्त में सोने की कीमतों में भारी गिरावट की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन अब एक अमेरिकी एजेंसी का दावा है कि सोने की कीमत में इस साल के अंत तक भारी उछाल आ सकता है। चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और टैरिफ की वजह से सोने की डिमांड काफी बढ़ सकती है। सोना सस्ता नहीं बल्कि और महंगा होने वाला है, ये दावा अमेरिका की एक एजेंसी ने किया है। मौजूदा हालात को देखते हुए इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने दावा किया है कि मौजूदा साल खत्म होते होते सोने की कीमत में भारी उछाल आ सकता है। भविष्यवाणी यह है कि सोना 2025 के अंत तक प्रति ग्राम 1,30,000 रुपए के पार जा सकता है। मौजूदा समय में भारतीय बाजार में सोने की कीमत 93,280 रुपए प्रति 10 ग्राम है। जनवरी से अब तक सोने की कीमत में 17,000 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी की वजह से ट्रेड वॉर का खतरा बढ़ गया है। इससे इकोनॉमी के बढ़ने की रफ्तार धीमी हो सकती है। ग्लोबल मंदी की आशंका भी बढ़ गई है। ऐसे में लोग सोने में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। मंदी के समय सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है। लेकिन कुछ दिन पहले एक और भविष्यवाणी की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि सोने की कीमत में भारी कमी आएगी। ये दावा किया है अमेरिकी कंपनी मॉर्निंग स्टार और उसके एक्सपर्ट्स ने। दावे के मुताबिक सोने के दाम में 40% से ज्यादा गिरावट मुमकिन है। 10 ग्राम सोना 56,000 रुपए तक आ सकता है। वैश्विक बाजार का असर सोने की कीमतों पर होगा।
मॉर्निंग स्टार के मुताबिक दुनिया में सोने का खनन बहुत बढ़ गया है। सोने का भंडारण 9% बढ़ गया है। सप्लाई ज्यादा है लेकिन डिमांड में कमी है। इस वजह से आने वाले सालों में सोना बहुत सस्ता हो सकता है। दोनों विदेशी एजेंसियों के अपने अपने दावे और तर्क हैं। एक के मुताबिक सोना में निवेश करने वालों को मुनाफा होगा तो दूसरे के मुताबिक नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।